हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो एक बार फिर प्रस्तुत हो आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ, जो कि है पार्ट 3 फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th अकाउंटेंसी, दैट इज़ मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आखिरी के 2 टॉपिक, बल्कि कहें तो 3 टॉपिक को, जिसमें कि है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग एज वेल एज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। और इन सभी से पहले हमने 2 पार्ट ऑलरेडी इस वीडियो के चैप्टर के दे दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। Like a Hellcat. So we will start with the advantages of accounting. तो पहला एडवांटेज है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्डिंग की बात करते हैं अकाउंटिंग में, तो कहीं ना कहीं उसका हमें हेल्प मिलता ही है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में। और किस तरह से मिलता है ये देखते हैं। अकाउंटिंग प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। ऑल दीज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स हेल्प टू द मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग वे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से फाइनली हेल्प मिलता है। तो हेल्पफुल इन द प्लानिंग, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। तो ये जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से मैनेजमेंट जो हम करते हैं, तो हमारे मैनेजमेंट के कुछ की एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक प्लानिंग करना है चीज़ों का, एक्टिविटीज़ का, डिसीजन लेने हैं कई चीज़ों के लिए, कंट्रोलिंग करना अपने एक्टिविटीज़ को। तो इन सब चीज़ों के लिए अकाउंटिंग हमें एक बेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होते हैं प्लानिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और कंट्रोलिंग के लिए, और जो कि हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से मिलता है। तो इस तरह से अकाउंटिंग हमें हेल्पफुल करता है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस को कंट्रोल करने में। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज पे आते हैं। प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। तो बहुत सिंपल सा एक पॉइंट है कि जैसा हम सभी जानते हैं कि अगर हम नॉर्मल अपने माइंड में सारी की सारी फैक्ट्स को, सारी बातों को, सारे ट्रांजैक्शंस को याद रखने की कोशिश करें, तो हम याद नहीं रख सकते हैं, है ना। ओरल हमारे दिमाग में सब कुछ लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह सकता है। तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस, है ना, सभी के लिए मुश्किल है। तो इसीलिए हमें कोई ना कोई तो ऐसा तरीका चाहिए जिससे कि हम सारे रिकॉर्ड्स को जब चाहे एक्सेस कर सके। तो अकाउंटिंग हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि हम प्रॉम्प्टली, यानी कभी भी जरूरत पड़े तुरंत, एंड सिस्टमैटिक वे में हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इन दिस वे अकाउंटिंग हेल्प अस टू प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग डेटा। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि बिजनेस तो हम सब करते हैं विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो इसीलिए हमारे अकाउंटिंग की मदद से हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर पाते हैं, और वो किसकी मदद से होता है? बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एडवांटेज है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। तो हमारे बिजनेस में वेरियस एसेट्स होते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और कई लाइबिलिटीज़ होते हैं जो हमें पे करने होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल पर्सनस को। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का क्या स्टेटस होता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, ये अकाउंटिंग से हमें जानने को मिल जाता है बड़ी इजीली। तो इसको हम कैसे पता लगाते हैं? तो बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। तो जो फाइनल अकाउंट्स में हमारी 3 चीज़ आती हैं, एक है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग, एंड दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, एंड थर्ड है बैलेंस शीट। इन दोनों की मदद से हम लोग अपने बिजनेस के बारे में, उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड उसके फाइनेंशियल पोजीशन को इजीली एसेस कर पाते हैं, और ये सब कुछ हो पाता है हमारे अकाउंटिंग की मदद से। नेक्स्ट आपको हेल्प मिलता है एनेबल कंपैरेटिव स्टडी। तो जिस तरह से हम अपने एनुअल परफॉर्मेंस को, यानी कि अपने रिपोर्ट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं अपने कंपैरिजन पर्पस के लिए, चाहे वो हम अपने पास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का कंपैरिजन कर सकें, चाहे अपने फ्रेंड से मार्कशीट को लेकर कंपेयर कर सकें, या किसी दूसरे स्कूल के स्टूडेंट से कंपेयर कर सके, तो हम कंपैरिजन कर पाते हैं अपने रिजल्ट से, दूसरे बच्चों से, दूसरे ईयर से, या ऐसे ही कुछ, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही अकाउंटिंग की मदद से हम कंपैरेटिव स्टडी कर पाते हैं अपने बिजनेस का और बिजनेस के परफॉर्मेंसेस का। तो जैसा हमने लिखा है, इंटर डिपार्टमेंट कंपैरिजन, यानी आप अपने वेरियस डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन अकाउंटिंग की मदद से कर सकते हैं। इंटर फर्म कंपैरिजन, तो किसी 2 फर्म के डेटा को यूज़ करके हम कंपैरिजन कर सकते हैं, और जो काफ़ी हेल्पफुल होता है कंपटीशन में बने रहने के लिए। देन कंपैरिजन ऑफ 2 ईयर्स एट्सेट्रा। तो अगर आप किसी 2 साल का कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो उसके अकाउंटिंग डेटा को साइमल्टेनियसली यूज़ करके कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं बहुत ईजीली। नेक्स्ट आता है आपका हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो हम सभी लोग
अपने जिस भी नेशन में रहते हैं उनके रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो दैट्स वाई हमारी लायबिलिटी बनती है कि हम उसके रिसोर्सेज को यूज़ करके जो भी गेन कर रहे हैं उसके बदले कुछ हिस्सा टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को पे करें। तो वो हमें कितना एग्जैक्टली पे करना है और कब करना है, इन सब चीज़ों के लिए हमें अकाउंट्स काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, कंप्यूटेशन और असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी। तो जीएसटी कितना हमें गवर्नमेंट को देना है, कितना इनकम टैक्स हमें देना है अपने इनकम पर, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारा अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमें क्या हेल्प प्रोवाइड करता है, एविडेंस इन लीगल मैटर्स। तो लीगल मैटर्स तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, कोर्ट में आपके खिलाफ किसी ने केस कर दिया है तो आपको अपने आप को बचाने के लिए कई सारे एविडेंसेस प्रेजेंट करने पड़ सकते हैं। तो आपके अकाउंटिंग आपके बिजनेस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को एविडेंस के फॉर्म में कोर्ट में प्रेजेंट करने पर एक्सेप्टेबल होता है। तो सपोर्टिंग एंड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। तो हमारे जो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड्स बनते हैं वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से अटैच्ड होते हैं और साथ साथ ऑथेंटिकेट भी होते हैं, तो उन चीज़ों को कोर्ट एक्सेप्ट करता है एज एविडेंस इन द लीगल मैटर्स। देन आता है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। तो कई बार होता है कि हमें लगता है कि हमारे लिए बिजनेस सब सुटेबल नहीं है, हम उसको बेचना चाहते हैं, तो आपको बेचने के लिए उसकी प्रॉपर वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि आप कितने में बेचेंगे जिससे आपको नुकसान ना हो, या कितने में बेचा जाए जिससे उसकी ट्रू वैल्यू निकल सके। तो उन सब चीज़ों के लिए भी अकाउंटिंग आपको हेल्प प्रोवाइड करता है फॉर एस्टिमेटिंग प्रॉपर सेलिंग प्राइस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट आता है आपका हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। तो आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लोन के लिए जाते हैं तो आपको लोन लेने के लिए बड़ा एक प्रोसीजर होता है, फॉलो करना पड़ता है, एंड देन कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं जिसको स्क्रूटनाइज करने के बाद, क्रॉस चेकिंग करने के बाद ही आपका लोन सैंक्शन किया जाता है। और इन सब के लिए आपको अकाउंटिंग काफ़ी मदद करता है। कैसे करता है, हेल्पफुल इन स्क्रीनिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स सच एज कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस टू सैंक्शन द लोन। तो जो लोन बैंक को सैंक्शन करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सैंक्शन करना है, उसके प्रोसेस में जो स्क्रूटनाइज होता है, स्क्रीनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होता है, उसमें कैश फ्लो है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, फाइनल अकाउंट्स आपके जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आते हैं जो ऑडिटेड फॉर्म में होते हैं, वो सब चीज़ें लोन को रेज करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। देन आता है आपका हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। वेरी कॉमन एंड वेरी नेसेसरी वन ऑल्सो, कि अकाउंटिंग की मदद से हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन कर पाते हैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, और जिससे कहीं ना कहीं प्रिवेंट होता है हमारे एरर्स और फ्रॉड्स, है ना। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं, हेल्प्स हैं जो हमें अकाउंटिंग की मदद से मिलते हैं। नाउ आते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की तरफ। तो पहला आता है आपका इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, मतलब पर्सन टू पर्सन जो जजमेंट्स होते हैं, डिसीजंस होते हैं, उससे अकाउंटिंग में इफेक्ट आता है। कैसे आता है आइए जानते हैं। Different persons have different opinions in respect of estimating useful life of assets। देखिए हम यहाँ बात नॉर्मल डे टू डे बातों की नहीं कर रहे हैं, बिजनेस ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने एग्जांपल में ऐसा लिखा है कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टिमेटिंग यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स। जब हम अपने अकाउंटिंग में डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना रहता है, जिसके फॉर्मूले में डिवाइड बाय होता है नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ ईयर में। तो हमें एसेट्स की वैल्यू को काउंट करना होता है कि उसकी लाइफ फ्यूचर में कितनी हो सकती है। तो डिफरेंट पर्सन्स का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है कि कितने साल वो चलेगा। एज वेल एज मैथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक वैल्यूएशन के कई सारे मैथड्स हैं, उनमें से किसको आप यूज़ करेंगे, तो इससे भी आपके अकाउंटिंग में इफेक्ट आता है। मेकिंग प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स एक्सेट्रा, डेटर्स पर बैड डेट्स के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है कि नहीं बनाना है, इस पर डिसीजन लेना भी अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। And hence it will result in a certain moment of different figure of profit or loss of a business by different person। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के जजमेंट की वजह से जो डेटा रिवील होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो कहीं ना कहीं हमें जो देता है रिजल्ट्स, वो अलग अलग फिगर शो कर सकता है। तो इस तरह से हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है पर्सनल जजमेंट से। नेक्स्ट आपका आता है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक जो हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग होता है वो कहीं ना किसी कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन पर बेस्ड होता ही है। तो अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। Hence, the profitability of and the financial position of disclosed by it may not be realistic. For example, fixed assets are shown in the balance sheet according to the historical cost concept। तो अभी
इसके बाद जो थर्ड चैप्टर का हम वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट सारे आने वाले हैं। तो उसी में से एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो जब हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है उनके कॉस्ट प्राइस से, और जो मार्केट वैल्यू होता है उसको इग्नोर किया जाता है। तो अगर हम इस बेस पर डेटा रिकॉर्ड करते हैं तो जो हमारे एसेट्स की वैल्यू हमारे बुक्स में आई है, जैसे हमारे एसेट्स की वैल्यू बुक्स में यानी लैंड की वैल्यू मान लीजिए दिया गया है 5 लाख, जो उसका कॉस्ट है मतलब जितने में हमने खरीदा था, और आज उसको 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज उसकी वैल्यू 5 लाख तो नहीं ना होगी, उसकी वैल्यू आज काफ़ी ज़्यादा होगी। तो अकाउंटिंग उसको रिकॉर्ड नहीं करता है, अकाउंटिंग उसे कॉस्ट प्राइस एक्विजिशन प्राइस पर रिकॉर्ड करता है। तो इस तरीके से जो हमारे पास डेटा आता है, वैल्यूएशन आता है एसेट्स का, वो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड होता है और जो हमारे लिए रियलिस्टिक डेटा प्रेजेंट नहीं करता है। Similarly, on account of convention of conservatism, the profit and loss account does not disclose the true profit of the business because future losses are recorded whereas the future income are ignored. तो ऐसे ही एक कन्वेंशन है आपका जिसका नाम है कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कहते हैं इसको। तो इसके अकॉर्डिंग अकाउंटेंट्स को जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस है उनको एंटिसिपेट करके रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन जो गेन होते हैं फ्यूचर में एक्सपेक्टेड उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो कैलकुलेट किया गया प्रॉफिट या लॉस है वो भी अपने आप में सही नहीं हो सकता है। तो ये भी कुछ लिमिटेशंस ही हैं हमारे अकाउंटिंग के। नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो हावेवर हमने शुरुआत में पढ़ा एडवांटेज में कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स तो प्रोवाइड करता है, बट इन सम कॉन्टेक्स्ट ये इन्फॉर्मेशन भी इनकम्प्लीट ही होता है। कैसे? Accounting statements provide only the incomplete information because the actual profit or loss of a business can be only known when the business is closed down. तो जब असलियत में आप बिजनेस को कभी डिसॉल्व करते हैं, क्लोज डाउन करते हैं, तो असलियत में तब समझ में आता है कि आखिरकार बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल रहा या कैसा रहा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो एज वी ऑल नो दैट कि जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं कितने भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं क्योंकि उसमें मॉनेटरी एस्पेक्ट्स नहीं मेजर किया जा सकता है। तो इन दिस वे हमारा अकाउंटिंग कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी कंक्लूसिव इन्फॉर्मेशंस को नहीं रिवील करता जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एज वी ऑल नो अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। इट डजेंट मैटर हाउ वाइटल इज द इन्फॉर्मेशन, कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती क्योंकि उसमें मॉनेटरी एस्पेक्ट्स नहीं होता। तो इट इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। Qualitative information such as reputation of the business, cordial management, efficiency of management, and many more vital informations are ignored simply because it lacks of monetary aspect. तो जैसा आप देख पा रहे हैं रेपुटेशन ऑफ बिजनेस बहुत ज़रूरी बात, कॉर्डियल मैनेजमेंट, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, और ऐसे ही बहुत सारे वाइटल इन्फॉर्मेशन को अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें फाइनेंशियल नेचर नहीं होता, और इस वजह से हमारा अकाउंटिंग का ये एक लिमिटेशन बन जाता है। देन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, हमने प्रीवियस ही एक पॉइंट में पढ़ा कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना कि मार्केट प्राइस के फ्लक्चुएशंस को। तो एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पॉइंट, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एज सच द फिगर्स गिवन इन द बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल में जितना चेंजेस आ रहा है उसको हम नहीं दिखाते हैं, है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो करते हैं, जो अपने आप में एक सिस्टम कहा जा सकता है, कई बार लगता है कि ठीक नहीं है। द आउटकम ऑफ दिस प्रैक्टिस इज दैट बैलेंस शीट वैल्यूज ऑफ द एसेट्स आर नॉट हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो इस तरह से आपके बैलेंस शीट में सारे एसेट्स की वैल्यूएशन को हम जब जोड़ते हैं या उसको देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं ट्रू वैल्यू को, ट्रू पिक्चर को प्रेजेंट हमें नहीं करता क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट, पास्ट वैल्यूज के बेस पर होता है, मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं प्राइस लेवल को नहीं प्रेजेंट करता है। नाउ आता है नेक्स्ट अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग एक्चुअली पहले क्या हम वो जान लेते हैं, काफ़ी एक यूनिक वर्ड है अपने आप में। तो विंडो ड्रेसिंग रेफर्स टू सच अ प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज मोर फेवरेबल पोजीशन देन द एक्चुअल पोजीशन। तो जो आपका पोजीशन है उससे बेहतर फेवरेबल पोजीशन दिखाने के लिए एक ऐसा प्रैक्टिस, एक ऐसा तरीका अपनाना जो कहीं ना कहीं आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट ही करता है, तो उसको कहते हैं हम विंडो ड्रेसिंग। Hence, correct decisions cannot be taken on the basis of such financial statement। ठीक है, जैसे कि मैं कह दूं कि आपने अपने रिजल्ट्स में देखा तो आपके रिजल्ट्स में लिखा है A1 ग्रेड, ठीक है, और आप ही के पैरेलल एक और स्टूडेंट है उसका भी रिजल्ट्स में लिखा है A1 ग्रेड, जबकि आप दोनों के मार्क्स सेम नहीं हैं। इसके मार्क्स मान लीजिए 98 हैं और आपके मार्क्स 96 हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपसे बेटर तो इसने परफॉर्म किया, लेकिन आप भी A1 है, वो भी A1 है, तो क्या इस तरह से कंपैरिजन हमारे लिए अच्छा होगा? नहीं हो सकता। तो यही है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। इसी को आप अकाउंटिंग फॉर्म में समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट आता है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग।
फोरकास्टिंग मतलब आप सभी जानते हैं भविष्यवाणी, जिस तरह से हमारा वेदर डिपार्टमेंट करता है। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स are only a record of past events. Continuous changes take place in the demand of the product, policies, and adopted by the firm, the positions of the competition, etc. As such, the financial analysis based on the past events may not be much of use for accurate forecasting. तो क्योंकि हमारे सारे रिकॉर्ड्स पास्ट इवेंट्स पर बेस्ड होते हैं, इसीलिए हम अपने फ्यूचर को सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते और उसके बारे में सही एक्यूरेट फोरकास्टिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। तो अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पर एंटर करते हैं, जो कि है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो पहला आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का क्या मतलब पहले हम वो जान लें। तो इट इंप्लाइज दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल। तो जो फैक्चुअल हो एंड वेरीफाइबल हो, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं और जो फैक्ट पर बेस्ड हो। तो वेरीफाइबिलिटी क्या है? फैक्चुअल तो आप सब समझते हैं, वेरीफाइबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। वेरीफाइबिलिटी एंश्योर्स द ट्रुथफुलनेस ऑफ द recorded transactions which can be independently checked by anyone interested to ascertain the true position। तो जिस किसी को आपके दिए गए इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना हो तो वो कभी भी कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। दैट इज कॉल्ड वेरीफाइबिलिटी। द वेरीफाइबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होना चाहिए, ये आखिरकार वेरीफाइबिलिटी और रिलायबिलिटी कैसे आता है हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। तो ऑफ सच इन्फॉर्मेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट्स सच एज कैश मेमोज, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस एंड अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर आप कह दो कि आपने ये मोबाइल जो आपके हाथ में फिलहाल है, आपने ये मोबाइल 1 लाख रुपए में खरीदा, कोई मानेगा नहीं, हो सकता कोई ना माने। तो आप अगर उसका कैश मेमो या उसका बिल दिखा देंगे या फिर परचेज इनवॉइस जो आपके पास हो उससे रिलेटेड, तो डेफिनेटली वो आदमी मानने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। वो उसका क्रॉस चेक करवा देगा, क्योंकि उसमें शॉपकीपर का नाम लिखा होगा, डेट ऑफ परचेज लिखा होगा और एंड अदर वेरियस डिटेल्स भी लिखे होंगे, जिससे कि आप क्लियर हो जाएंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो आपके किसी भी इंफॉर्मेशन में रिलायबिलिटी एंड वेरीफाइबिलिटी होना जरूरी है। ये आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है या एट्रीब्यूट्स बनता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। नेक्स्ट आता है आपका रिलेवेंस। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डेपिक्टेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। तो ये ना हो कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी शो करें, वो आपके ऑब्जेक्टिव से ही रिलेटेड होना चाहिए, उससे अदर वे में नहीं होना चाहिए। unnecessary and irrelevant information should not be included in the financial statement। और जो बातें बेकार की हैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता उन स्टेटमेंट्स में, उनको वहां पर नहीं होना चाहिए, वो इग्नोर करने चाहिए। To be relevant information must be capable of making differences in decision, that is it must help the management, investors, creditors, जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हैं, अकाउंटिंग यूजर्स हैं ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन मेकिंग डिसीजंस। तो जो अकाउंटिंग का हमारे यूजर्स हैं, उन सबको जो वेरियस डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा चाहिए होते हैं, उन सभी डेटा को उनसे रिलेटेड होने चाहिए। ये नहीं कि उनको चाहिए कुछ और डिटेल्स और उनको मिल कुछ और रहा है, तो उनसे उसका कोई भी फायदा नहीं उनको मिल पा रहा है। तो ऐसा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। For example, the information regarding the rate of dividend paid by a company in previous year is a irrelevant information for the investors, since it provides the basis of forecasting future dividends। तो मान लीजिए आप इन्वेस्टर्स हैं किसी कंपनी में, है ना, तो आपको प्रीवियस जो पास्ट ईयर का डिविडेंड रेट है वो पता चल जाता है कि लाइक कंपनी ने पिछले ईयर ₹10 पर शेयर का डिविडेंड दिया। तो इससे आपको अंदाजा मिल जाता है पास्ट ईयर में कि 10 रुपये एक शेयर पर डिविडेंड मिला है, तो इस साल लगभग कितना मिल सकता है। तो दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर द फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। तो इस तरह रिलेवेंस एक क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट होना चाहिए हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। नेक्स्ट आता है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझने लायक। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच a simple and logical manner that they are understood easily by their users such as investors, lenders, employees, etc। तो जो भी आपके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन को समझ में ही ना आए या उनसे वो कोई कंक्लूजन ही ना निकाल पाए, तो ऐसे किसी इन्फॉर्मेशन का क्या फायदा। A person who does not have any knowledge of accounting terminology should also be able to understand टर्म्स विदाउट मच डिफिकल्टीज। तो जिसको कोई खास नॉलेज अकाउंटिंग की ना हो, उसको भी वो चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि आपको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने अपने प्रॉफिटेबिलिटी को एक ग्राफ की मदद से दिखा दिया, ईयर बाय ईयर ऐसे कुछ, ये ऐसे, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ईयर बाय ईयर आपका ग्राफ क्या शो कर रहा है। उसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं, फिर भी वो समझ जाएगा। तो ये हो गया एक तरीका दिखाने का। दिस कैन बी डन बाय गिविंग रिलेवेंट एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू एक्सप्लेन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, उनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो होते हैं वो आप प्रोवाइड करेंगे, तो यूजर्स को समझने में आसानी होगी।
These explanatory notes make the financial statement more useful and understandable. नेक्स्ट हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कंपैरेबिलिटी। तो आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जो कंपैरिजन के लायक हो। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन द फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर along with the figures of current year so that the current performance can be compared with the past performance। तो आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसा डेटा होना चाहिए जिसमें आपका करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर का भी डेटा हो, तो जिससे आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कंपैरिजन कर सकते हैं उन डेटा को आपस में। Similarly, the financial statement should be prepared in such a way that the profitability and the financial position of the concern may be compared with the other concern of the similar side। तो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसे होने चाहिए कि आप अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एज अ कंपैरेटिव टूल यूज़ कर सकते हो किसी दूसरे किसी बिजनेस से कंपेयर करने के लिए, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन को बीट करने के लिए। कंपैरिजन रिवील्स बेस्ट स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस। तो जो कंपैरिजन हम करते हैं उससे क्या हमें समझ में आता है, हमारे वीकनेसेस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग है, ताकि उन चीज़ों पर हम वर्क करके अपने आप को कंपटीशन में आगे कर सकें। Comparability is possible when different firms of the same industry adopt the same accounting principles from year to year। तो comparability, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, comparability तभी आता है जब जो फर्म्स होते हैं किसी सेम इंडस्ट्री के वो अडॉप्ट करते हैं सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल कोई और है, दूसरे बिजनेस का कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल और है, तो इन दैट वे आपके डेटा को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता है। जैसे आपके रिजल्ट में ग्रेड लिखा हुआ है A1 और दूसरे के रिजल्ट्स में लिखा हुआ है 96%, तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक मार्क्स शो कर रहा है या आपका ग्रेड शो कर रहा है, तो दोनों में सिमिलरिटी जरूरी है कंपेरिजन के लिए। नेक्स्ट आपका फीचर आता है यानी कि एट्रीब्यूट्स आता है फेथफुल प्रेजेंटेशन। Financial statements are required to show a true and fair view of the profitability, financial position, and the cash flow of an enterprise. Application of appropriate accounting standards normally results in financial statement portraying ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटरप्राइज। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं बिजनेस के द्वारा, उन सभी की मदद से हम वेरियस जो अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हैं, वो हमारे जो बिज़नेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसमें फेथफुलनेस लाने की कोशिश पूरी रहती है उसकी मदद से। और ये हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का एक एट्रीब्यूट है कि हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में फेथफुलनेस होना चाहिए, सो दैट कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी उससे मिल रहा है वो यूज़र्स के लिए फ़ायदे का काम कर सके। ठीक है, तो ये थे आज के वीडियो में सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू द लास्ट फ्यू टॉपिक्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, एंड होप सो कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप आज इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।